नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। ट्रंप की नई धमकी में कितना दम है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत को पड़ेगा भारी? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। कितना बढ़ जाएगा डीए? सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? पूरा कैलकुलेशन आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे पॉलिसी बाजार की। इंश्योरेंस रेगुलेटर RIDAI यानी इरडाई ने पॉलिसी बाजार पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कहा गया है कि इन्होंने नियमों की अनदेखी की, जिस वजह से इन पर कार्रवाई की गई। क्या है पूरी खबर? क्यों लगी पेनाल्टी? क्या खेल चल रहा था? जानने और समझने की भी कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अगर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ खूब व्यवहार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मजबूरी के। प्रवीण सर, ट्रंप ने टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी तो दी है, लेकिन इसका क्या परिणाम आप देख रहे हैं? क्या है पूरा ये समीकरण? पूरा समझाइए सर। नहीं, देखिए, कल जिस तरह से अमेरिका की क्या उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक जो टिप्पणी आई कि भारत लगातार रूस से तेल, क्रूड ऑयल खरीद रहा है और अब हम जो देख रहे हैं कि उसने भारत ने रोका नहीं है क्रूड ऑयल का परचेज़ करना रूस से, और इस वजह से अब हम भारत पर और ऊंचे टैरिफ लगाने जा रहे हैं, लगाएंगे। इस तरह का एक बयान उनका अपना ट्रुथ सोशल पे, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे जारी किया। उसके कुछ समय बाद भारत का उस पर बयान आया। कल रात की बात है ये। और भारत का जो बयान आया दरअसल वो बहुत देखने वाला है, गौर करने वाला है। एक ये सीधा, और अब तक के इतने बड़े, अगर मैं बहुत लंबे एक टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, उसमें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जबकि भारत एक सख्त रवैया अपनाता हुआ दिखाई दिया है अगेंस्ट अमेरिका जी। साफ तौर पे कहा गया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे, ऊपर रखेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी का हवाला दिया गया उसमें। फिर उसमें यूरोपियन यूनियन के जो दोहरे मापदंड हैं उनकी बात कही, और अमेरिका का भी नाम लेकर कहा गया कि आप खुद इतने इतने प्रोडक्ट वहाँ से रूस से खरीद रहे हैं जी। प्रवीण सर, आगे चर्चा को लिए चलेंगे, लेकिन इसके पहले भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था जब रशिया यूक्रेन के बीच में जब वार जो था अपने चरम पर था, उस समय भी कहा गया था कि देखिए भारत इस तरह के जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तेल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय एस जयशंकर साहब का बहुत ही कड़ा बयान उस समय भी आया था। कहा गया था, एक सेमिनार को वो संबोधित कर रहे थे, उसके सेमिनार में उन्होंने कहा था कि जिस तरह का पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है ना, खुद जो दुनिया जो बता रही है वो पाठ वो खुद सीख ले। तो वो वाला मामला भी क्या इससे जुड़ा हुआ है क्या? वो पूरा, जब से रूस यूक्रेन का जब से कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हुआ है, जब से एक लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से सैंक्शन लगाए गए रूस के साथ किसी भी तरह के कारोबारी लेन देन पर, ख़ास तौर पर रशियन ऑयल को लेके बात कही गई, क्योंकि भारत और चीन जो है वो बड़े इसके ख़रीदार हैं। और लेकिन इंडिया ने, चूँकि युद्ध हुआ तो डिस्काउंट पे रूस का तेल मिलना शुरू हुआ डिस्काउंट पे, और उसमें एक कैपिंग भी थी, वो भी वजह बनी। तो भारत ने और चीन ने बड़े पैमाने पर रूस से डिस्काउंट पे ऑयल ख़रीदा। और
अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता है कि चूंकि भारत और चाइना इतने बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है उससे रूस इस पूरे जो खुद उन्होंने कहा गया वॉर मशीन्स जो है रशिया की वॉर मशीन्स को भारत और चाइना एक तरह से चला रहे हैं, जिंदा रखे हुए हैं। और इसको लेके अमेरिका के अलग अलग प्रशासन के जो बड़े लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो बड़ी चीज़ है इस पिक्चर में वो ये है कि भारत ने एक कड़ा पलटवार किया है। और अब तक जो चीज़ यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए भारत कहता था कि आप रूस से हमसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, डील सौदे कर रहे हैं, अब भारत ने पहली बार अमेरिका को भी इस कटघरे में घसीट लिया है जी। अब अमेरिका के लिए इसका जवाब देना कि साहब हम ये खरीदते हैं क्या, वो चीज़ें पूरी एक तरह से साफ कर दी हैं। दूसरी चीज़, इस पूरी कहानी में चीन और अमेरिका एक लाइन पर बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। जो बात भारत के साथ कही जा रही है वही चीन के साथ कही जा रही है। चीन का जवाब वैसा ही है जैसा भारत का। चीन भी कह रहा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जिस चीज़ को की नेशनल इंटरेस्ट और जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, इन दोनों के हिसाब से हम चलेंगे। भारत और चाइना की ये जो लाइन है ये एक ही तरफ है। तो अमेरिका की इस गतिविधि ने या अमेरिका के ये जो ऊंचे टैरिफ लगाने की बात है, अमेरिका तो इनफैक्ट ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि 100% लगाया जाएगा। एक बिल जो आ रहा है अमेरिका में उसमें कहा जा रहा है कि हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं जो लोग रूस के आर्म्स और रूस का क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। उसके जद में कौन कौन आ जाएगा प्रवीण सर? भारत आ जाएगा, चीन आ जाएगा? मोटे तौर पर भारत और चीन ही इसकी जद में है। तो बेसिकली हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है ये हम आपको बता दें। देखिए, भारत किन किन देशों से कितना ऑयल जो है सप्लाई करता है इसका एक आंकड़ा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, रूस से हम लोग 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। इराक से हम लोग जो है 9 लाख बैरल प्रतिदिन का ये आंकड़ा है। सऊदी अरब से ये 7 लाख का है। अमेरिका से 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का है। अब इस कहानी में सर GTRI को शामिल मैं करना चाहता हूं। उसकी एक रिपोर्ट आई है प्रवीण सर, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 30% तक घट सकता है अमेरिका को निर्यात, यानी जो हम लोग सामान भेज रहे हैं सर अमेरिका को, वो 30% तक घटता हुआ नजर आएगा। कुछ देर पहले ही हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे सर न्यूज़ रूम में। आप कह रहे थे कि विशाल 30% यहाँ से घटने का बात है। चाइना वाला मामला है वो कहा जा रहा है कि 70% तक घटता हुआ दिखेगा। इसके बाद आप बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आप बता रहे थे, इनसाइट्स बता रहे थे, वो प्लीज़ उसको कोट करिए आप। मेरा कहना ये था कि देखिए, अमेरिका की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है जी, यानी दुनिया भर से जो सामान लेने की जो निर्भरता है अमेरिका की, जैसे भारत की भी बहुत सारे सामानों को लेकर निर्भरता है। मसलन आप क्रूड को ही ले लीजिए, तेल को ले लीजिए। तेल के लिए भारत पूरी तरह से बाकी के दुनिया के देशों, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे 80-85% लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हो या US हो, उस पर डिपेंड करता है। और उसी वजह से वो इम्पोर्ट जो बिल आता है वो सरकारी खजाने पर भारी पड़ा रहता है। अमेरिका की भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द सेक्टर्स। जो सामान रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों से लेके और आपकी मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, उससे लेके पूरी चीज़ें, यहाँ तक कि जो एप्पल के आईफोन हैं वो भी सब अब अमेरिका में जा रहे हैं, वो भारत के बने हुए या चाइना के बने हुए हैं। तो अब जो है जी, जब मान लीजिए भारत जो सामान बेचता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो 30% घट गया, चीन से 70% घट गया, दूसरे देशों से भी अगर सप्लाई कम हो गई, तो अमेरिका में अगर मान लीजिए किसी एक साल में 100 रुपए की अगर डिमांड है किसी चीज़ की, किसी उसकी, और उसमें से अगर आपका मान लीजिए 70% ही आ रहा है, 30% का शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि आपने ऊंचे टैक्स लगा रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो 30% का शॉर्टफॉल है वो आखिर पूरा कौन करेगा जी। और इसी वजह से जो बात घूम के आ रही कि अमेरिका में इस महंगाई का जो अब जो दौर शुरू होने वाला है, हाइपर इन्फ्लेशन का, उससे अमेरिका बच नहीं पाएगा। क्योंकि
इतनी तेजी से जो सप्लाई लाइंस हैं उनको क्रिएट करना आसान नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रवीण सर कि जिस वजह से इस कदम के वजह से अमेरिकी परिवारों पर भी जो है वो बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कहा जा रहा था कि $2400 के आसपास का बोझ पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल पर। अगर इसको कन्वर्ट करें तो वो कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपए सालाना की मार पड़ती हुई नजर आएगी। इसको भी सर इस कहानी में क्लब करके आप बताइए। नहीं, बिल्कुल यही तो बात जो हम बहुत शुरुआत से कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब अपने यहाँ आखिर चीज़ों की सप्लाई होगी कहाँ से, जब आप दुनिया भर पे 50%, 25%, 30% के टैरिफ लगा देंगे और उस वजह से उन देशों की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए सामान अमेरिका बेचना मुश्किल हो जाएगा जी, या उतने ऊंचे दाम पे अमेरिकन क्या खरीद पाएंगे उसको, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट किस पे बैठी। मान लीजिए भारत जैसे कोई देश है, उसका तो जो कारोबार का हिट होगा सो होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वन वे सोर्ड है, ये टू वे सोर्ड है, जो कि दोनों तरफ आपको डबल एजेड सोर्ड है ये। इसकी उतनी जितनी मार भारत पर पड़ने वाली उतनी ही मार अमेरिका पर पड़ने वाली, क्योंकि अमेरिका के पास सेकेंडरी लाइंस तैयार नहीं है या ऑल्टरनेटिव आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, उसका जवाब है कि अभी तक अमेरिका की तैयारी इस मामले में है नहीं। चलिए, अब प्रवीण सर इस पिक्चर में मूडीज को भी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो जारी असमंजस है, अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद जो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नया बयान है, कभी कहा जा रहा है कि 100%, 500% का टैरिफ लगाएंगे, इससे कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर कुछ असर पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है मूडीज़ की। लगातार हम लोग कई भी रिपोर्ट्स जो है उसको डिकोड करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस रिपोर्ट का सार क्या है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मूडीज़ का यही मानना है कि जिस हिसाब से 25% के जो टैरिफ हैं भारत पर जो लगे हैं, वो दूसरे एशियन कंट्रीज़ जो हैं भारत जैसे, उनके मुकाबले भारत पर थोड़ा ज़्यादा है। ओके। दूसरे जो इकोनॉमीज़ हैं एशिया की, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन पर 15 से 20% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया और भारत उस कड़ी में अब थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है जी। और ये वो टैरिफ है 25% का, जो कि आपके रेगुलर जो टैरिफ थे, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 5% का टैरिफ लग रहा था, मान लीजिए सपोज एक पेन है, इस पे 5% का टैरिफ लग रहा था, अब आप पे 5 + 25 लगेगा। फिर अमेरिका ने क्या करा है कि चूंकि आप रूस से तेल लेते हो और आर्म्स लेते हैं, तो इस पे आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट्स की अब एंट्री में थोड़ा मुश्किल आएगी और ये एक झटका भारतीय इकोनॉमी को लगेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस दिखाया या टिकाऊपन दिखाया, मजबूती से पूरी इस अनिश्चितता के दौर में भारतीय इकोनॉमी खड़ी भी रही है। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की। देखिए, रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की खबरें सामने आ रही। फिलहाल डीए जो है 55% है और अगर डीए में 3% की वृद्धि होती है तो ये बढ़कर 58% हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार सरकार की ओर से अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो है जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम वृद्धि बताई जा रही थी। इससे पहले कहा जाता था कि 4%, 5% क्या, उससे अधिक की बढ़ोतरी आमतौर पर मानी जाती थी। लेकिन प्रवीण सर, इस बार क्या मोदी सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जो रियलिस्टिक है या जो वास्तविकता है उसके करीब पहुंचने की सरकार की संभवतः मुझे कोशिश दिखाई देती है जी। इस चीज़ को आप इस चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं कि 8वां जो वेतन आयोग है उसमें जो पूरा का पूरा मामला लंबित पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने उसमें बयान दिया, संसद में बयान दिया कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सारे प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन ऐलान होने के वक्त यानी जनवरी से लेके अभी तक का टाइम आप समझिए कि 8 महीने, कम से कम 7 महीने पूरे गुजर चुके हैं। तो एक वहाँ पे जो शॉर्टकमिंग सरकार की दिखाई दे रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेके या उसकी कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाने को लेके, क्या सरकार उसकी भरपाई के लिए 3% का ये दे सकती है? और दूसरी चीज़ एक और है जो समझनी होगी कि यहाँ पे सरकार के मुश्किल एक और भी है
प्लीज सर बताएं। सरकार यूपीएस में भी दरअसल बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, जिसको हम कई बार अपने प्रोग्राम में जिसका जिक्र भी कर चुके कहा हैं। जा रहा है कि 29 लाख कर्मचारियों में से मात्र 31,000 समथिंग लोगों ने ही इसको ऑप्ट किया है। बिल्कुल। तो क्या सरकार ये 3% का महंगाई भत्ता देके कर्मचारियों को इस बात के लिए खुश करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है कि आप यूपीएस में आए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि 30 सितंबर की डेडलाइन वहां पे भी है। जी। तो ये एक चीज हो सकती है। तीसरी चीज और जो रियलिस्टिक बात है वो ये बात है कि वाकई महंगाई की मार जो है वो लगातार बनी हुई है। चाहे आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए, सर्विसेज देख लीजिए, आम जीवन में जिस तरह के खर्चे बढ़े हैं उसका असर लोगों की ज़िंदगी पड़ रहा है, और उससे चाहे सरकारी कर्मचारी भी अछूते नहीं हैं। ऐसे में ये 3% की बढ़ोतरी एक मच अवेटेड रिलीफ जो है वो कही जाएगी। जी सर, एक लेबर ब्यूरो का रिपोर्ट भी है, उस आंकड़ों को भी मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। जून 2025 का CPI IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आंकड़ा है। इसमें कहा गया कि ये जून महीने में 145 रहा है, जबकि इसके साथ ही अगर कहा जाए कि जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के अगर 12 महीनों का औसत देखा जाए प्रवीण सर, तो वो भी औसत जो है 143.6 हो गया है। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि DA में जो है 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, और इसको जायज भी बताया जा रहा है। लेकिन अब अगला सवाल इसी के साथ प्रवीण सर ये भी आता है कि अगर मान लीजिए 3% बढ़ भी गया तो कितना इजाफा हो सकता है सैलरी में, ये सवाल जो है हर किसी के मन में रहता है। तो इसका भी एक मैंने कैलकुलेशन बना कर रखा है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 40,000 रुपए के आसपास है सर प्रवीण सर, तो अभी करंटली 55% का उसको DA मिल रहा है, तो यानी कुल मिलाकर 22,000 रुपए का उसको DA मिल रहा है। लेकिन अगर यही 55% जो है 58% हो जाएगा तो ये बढ़कर सीधे 23,200 रुपए हो जाएगा। यानी आपको कितना फायदा होगा सर? 1,200 रुपए का हर महीने का ये फायदा हो सकता है। तो महंगाई की जो मार पड़ती हुई नजर आ रही है उससे थोड़ी या फौरी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, देखो इसको आप बड़े पदों पे मौजूद अफसरों के टर्म में ना देखिए, इसको आप देखिए तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, इस टाइप के जो कर्मचारी हैं जिनकी सैलरीज कम है, जो 40, 50, 60,000, 70,000 के सैलरी ब्रैकेट में जो लोग हैं, उनको आप समझिए कि उनके लिए ये एक वाकई बड़ी राहत है। और अगर ये राहत फेस्टिवल सीजन, चूंकि इस बार फेस्टिवल सीजन भी जल्दी शुरू हो रहा है, सब कुछ लगता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास। हाँ, तो वो अगर आप सितंबर एंड में या उसके आसपास देते हैं तो अक्टूबर में कम से कम लोगों के लिए त्योहार मनाने में थोड़ी और सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि एरियर में मिल जाता है तो उससे भी थोड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड से ये बढ़ोतरी होती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास अगर 2-3 महीने का एरियर मिल जाता है तो वो भी अगर 12 चौके समझ जाइए 12-24 48,000 रुपए के आसपास का आपको बढ़ोतरी मिल जाता है सर। तो चलिए, अच्छी बड़ी खबर है सर। लेकिन इसी के साथ अगर आगे खबर को चलेंगे सर, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर आपसे और कमेंट जानना चाहेंगे सर। बहुत सुगबुगाहट है, कहा जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के पास बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तमाम लोगों से राय मशवरा किया जा रहा है। राज्यों का भी विषय है, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। कहा गया कि राज्यों से भी पूछा जा रहा है, पूछा भी जा रहा है। दूसरी, कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं वो सरकार के पास आ भी चुकी हैं, और उसमें कई तरह की मांग की गई है। उसमें पेंशन को लेके, उसमें कर्मचारियों को जो इलाज की जो सहूलियत है उसमें इजाफा करने को लेके बहुत सारी चीज़ें कर्मचारी जो संगठन है उनकी डिमांड सरकार के पास पहुंच भी गई हैं। जी जी। अब सरकारों का जहां तक हवाला है या मामला है, उसमें राज्यों की अनुशंसाएं कहें या सिफारिशें कहें, वो आना बाकी है। उनका फीडबैक क्या है, वो क्या चाहते हैं दरअसल 8वें वेतन आयोग से, क्योंकि अंत में 8वां वेतन आयोग जस का तस रेप्लिकेट हो जाएगा राज्य कर्मचारियों के लिए भी पूरे देश भर में। तो सरकार उन सब चीज़ों को क्लब करके एक साथ फिर उस मोर्चे पर आगे बढ़ने का सोच रही। लेकिन 8वें वेतन आयोग से भी ज़्यादा बड़ी जो समस्या है सरकार के सामने, दरअसल वो समस्या यूपीएस की है। पेंशन की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त सरकार की, कि जो इतनी बड़ी स्कीम इतने फैनफेयर से लाई गई वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लोगों की डिमांड है, यानी कर्मचारी संगठनों की और कर्मचारी वर्ग का, कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ये जो स्लोगन है ये लगातार उस पर वो बने हुए हैं। उनका कहना है कि मुझे एनपीएस नहीं चाहिए, मुझे नई वाली जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो भी नहीं चाहिए, मुझे हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन इसमें पेंशन से अलग मतलब मैं सैलरी को लेके जो एक बात समझ में आती है, इतने सारे कंपोनेंट उसमें कर दिए, महंगाई भत्ता, फिर वो जो जो आपका मूल्य सूचकांक है जो इन्फ्लेशन का, जिसके साथ
हाँ, जिसके साथ उसको लिंक करके फिर आप डिराइव करते हैं, फिर वो फॉर्मूले की शक्ल में जाता है, देन वो निकल के आता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी ग्रेड के लिए क्या सरकार एक कंसोलिडेटेड पे का अरेंजमेंट नहीं कर सकती, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कंसोलिडेटेड पे का हिसाब किताब है जी। अब मान लीजिए केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके इतने अलग अलग फैक्टर्स, जिसमें कि अब जो बढ़ोतरी का मामला आएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर का मसला है। एग्जैक्टली आप एक कंसोलिडेटेड पे एक ग्रेड के लिए क्या नहीं बना सकते? बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकल बनाने का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय एक सिंपलर फॉर्म में रखें उसको, और उस हिसाब से उसमें वेतन में भी बढ़ोतरी का एक सिंपल फॉर्मूला रखें जो कि सबको समझ में आने वाली भी बात भी हो। तो एक ये ऐसी चीज़ हो सकती है जहां सरकार को जो सैलरी और पेंशन के टर्म में आउट ऑफ बॉक्स सोचने की अब जरूरत समझने है। वाली बात आपने कही सर। तो मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं, यूपीएस कैलकुलेटर भी सरकार ने लॉन्च की थी, लेकिन उसके कई रिपोर्ट्स आ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे फंक्शन करेगा। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए गए कि कर्मचारी के जो पदाधिकारीगण हैं, जो उनके ऊपर के सीनियर लेवल के लोग हैं, वो भी उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भैया इससे क्या फायदा आपको होगा। इसमें मान लीजिए अगर आपने एनपीएस लिया है, इसका वही मैं कह रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। हाँ, इसका बहुत बड़ी जो जड़ है वो ये है कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि अच्छे को ये चीजें समझ में नहीं आती। और ये भी सरकार को यहाँ से बाहर निकल के, क्योंकि सरकार भी उसी फॉर्मेट में, या बाबूज या पॉलिसी मेकर्स उसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं जो 50-40 के दशक में या 30 के दशक में या अंग्रेजों के ज़माने में बनी होंगी। जो फॉर्मूले, जो सैलरी तय करने का तरीका है, जो पे ग्रेड हैं, उनसे आपको आगे निकल के आगे मान लीजिए, जैसे अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, इतना सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है सैलरीज का या बाकी चीज़ों का। एक आसान सा सिस्टम है जहां आपको पता चलता है कि पीएफ में कितना पैसा जा रहा है मेरा, बाकी मुझे कितना पैसा मिल रहा है जी। तो वो एक आसान सिस्टम है। उसमें आपके जो बेसिकली 8वां वेतन आयोग है, वो कुछ नहीं, वो अप्रेजल का सिस्टम है, जहां आप अप्रेजल नहीं करते, जहां आप सीधा सीधा हर कर्मचारियों को एक जैसी बढ़ोतरी देते हैं। अप्रेजल आफ्टर 10 ईयर्स अप्रेजल आफ्टर, तो जी, कुछ सिस्टम को आसान भी बनाए सरकार। जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने के लिए पॉलिसी बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको जानना चाहिए। देखिए, असल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई ने पॉलिसी बाजार पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के पॉलिसी बाजार के बड़े अधिकारियों ने दूसरी कंपनियों में काम किया, गलत तरीके से पॉलिसी को बढ़ावा दिया। कंपनी ने कुछ इंश्योरेंस प्लान को बेस्ट प्लान बताया जो अनुचित है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार ने अपने नोडल अकाउंट से बीमा प्रीमियम की वसूली की और कई मामलों में से 24 घंटे की समय सीमा के भीतर इंश्योरेंस को नहीं भेजा, यानी बीमाकर्ताओं को नहीं भेजा, जो बीमा अधिनियम के प्रावधानों के जो सख्त खिलाफ है, जो है ये कार्रवाई बता दी जा रही है। सर, तो प्रवीण सर, ये क्या है पूरा मामला, और पॉलिसी बाजार और मिस सेलिंग वाला जो मामला है वो हम आपसे एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मामला ये ऐसे, एक तो समझ लीजिए कि 2008 में अपने इंसेप्शन से, यानी कंपनी की नींव पड़ने से लेके अब तक 4.5 करोड़ के आसपास इंश्योरेंस पॉलिसी बेच चुकी है पॉलिसी बाजार जी। और जब नींव पड़ी थी तो ये एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर IWA हुआ करती थी। उसके बाद 2024 में इनको लाइसेंस मिला, ब्रोकर का, इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिला। और ये मामला जो है वो इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के वक्त का है एक तरह से। अब आप समझिए 5 जून 2020 के आसपास बिल्कुल जांच हाँ, हुआ है। तो 2024 में इनको इसका लाइसेंस मिला है ब्रोकर का। अब पूरा मामला ये है कि किस तरह से, और हम बार बार इंश्योरेंस मिस सेलिंग की बात करते हैं, बार बार हम अलग अलग उसमें अपनी खबरों में बात करते हैं कि किस तरह से इंश्योरेंस की मिस सेलिंग की जाती है बैंकों के जरिए या अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके जरिए। इस मामले में भी ऐसा ही है। कुछ प्रोडक्ट्स को या यूलिप को लेके, जिनको लेके बड़ी आप समझिए कि यूलिप को लेके एक बड़ी चिंता रही कि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर और इनसे वाकई किसी को कुछ रिटर्न मिल रहा है या नहीं, या जो ला रही हैं इंश्योरेंस कंपनियां वो इनसे मालामाल हो रही हैं, इसको लेके एक बड़ा आप समझ लीजिए कि बहस चली। और अगर मैं ठीक बता रहा हूँ तो 2008-10 के आसपास यूलिप्स को लेके बड़ा एक, अब तो खैर उतना नहीं है, लेकिन एक उस वक्त एक दौर ऐसा था जब यूलिप्स को लेके बहुत लंबा चौड़ा प्रमोशन किया गया। सर, प्रमोशन भी किया गया, बहस भी बहुत चली कि क्या ये वाकई काम की है या नहीं। जी।
सर उस वक्त इनका दौर था। सर जो प्रोडक्ट प्रमोशन की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पक्षपात की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक आंकड़ा है। देखिए, इरेडा के अनुसार कहा गया कि 1 से 5 जून 2020 के बीच पॉलिसी बाजार की IWA जो वेबसाइट आप बता रहे हैं, उसके वहाँ निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण में पाया गया कि साइट पर केवल 5 यूलिप प्लान्स यानी बजाज एलियांस कूल एश्योर्ड, एडलवाइस टोक्यो वेल्थ गेन प्लस, HDFC क्लिक टू वेल्थ और SBI लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस और ICICI सिग्नेचर को ही प्रदर्शित किया गया, यानी दिखाया गया, जबकि कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों के भी यूलिप प्रोडक्ट्स जो थे उपलब्ध थे और उस प्रोडक्ट को प्रदर्शित नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। यानी इसको सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स पर जो है, हाँ, इनको टॉप पे रखा गया, इनको प्रेफरेंशियल, एक तरह से अगर हम कहें तो प्रेफरेंशियल इनको ट्रीटमेंट दिया गया, दूसरों के साथ पार्शियलिटी की गई, इस तरह से कुछ खास प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की गई। तो क्या इसी को सर मिस सेलिंग कहते हैं? ये एक मिस सेलिंग का एक फॉर्म जरूर एक तरह से हुआ, जहां पे आपने एक तरह से आपने गुमराह किया। आप देखिए एग्रीगेटर हैं, एग्रीगेटर का मतलब हुआ कि आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपने, और खास तौर पे ऐसे वक्त पे जबकि आप खुद एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेलिंग या उसके साथ इन्वॉल्व हैं। एक मसला ये था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत सारे ऐसे थे जो दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे, और लेकिन उन्होंने उसके जो तयशुदा जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं इरडाई के, उसका पालन नहीं किया या डिस्क्लोजर नहीं किए गए होंगे। ठीक है, तो ये एक वहां पे बड़ा मसला था। तीसरी बात जो आपने बताई कि प्रीमियम का जो इंश्योरेंस कंपनियों को 24 घंटे के अंदर दे देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों से ले रहे हैं और उसको 3 दिन या कई दिनों के बाद दे रहे हैं, तो उस वजह से भी बिल्कुल। अब इसमें लॉस की क्या बात है, इसमें जिस कस्टमर ने पॉलिसी ली है उसको दरअसल क्लेम की इश्यू आ सकते हैं। एग्जैक्टली, उसकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, जबकि आप पैसा दे चुके हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तक नहीं वायलेशन है प्रवीण सर। इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 64 VB के अनुसार कहा जाता है कि पॉलिसीकर्ता को 24 घंटे के भीतर ही प्रीमियम का पैसा मिल जाना चाहिए, जिसका ये घोर उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, जिस वजह से इनको 5 करोड़ का जुर्माना दिया गया। लेकिन सर, अब मिस सेलिंग की बात हो रही है तो आपसे द बिगर पिक्चर पर भी बात करना चाहेंगे। मिस सेलिंग का मामला और भी कहीं देखने को मिला था सर, उस मामले को भी क्या इस कहानी से जोड़कर देखा जाए? नहीं, मिस सेलिंग के तमाम मामले हैं। अभी यूपी पुलिस ने एक बड़ा संभल में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, किया है। हाँ, उसके जरिए क्या हुआ है कि मृत लोगों के आधार के जरिए आप समझिए कि जो अब तरीका है इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि उसमें आधार के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए, दूसरे पैन के जरिए बोगस क्लेम हासिल किए गए। लंबा चौड़ा मामले इस तरह के देश में आ रहे हैं। फिर मिस सेलिंग आप समझिए कि 21-22 हज़ार करोड़ रुपए के मिस सेलिंग के मामले आ जाते हैं, जहां बैंक ऐसे प्रोडक्ट आपको बेच देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कोई वृद्ध आदमी या महिला जाता है अगर बैंक में FD कराने गए, पता चला उनको कोई यूलिप बेच दिया, उनको पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट है क्या, उनके काम का है या नहीं है। इस तरह की मिस सेलिंग पे इरडाई सरकार ने भी बहुत लगाम लगाने की कोशिश की है। अब चीज़ों में देखने की बात यह है कि कितना बदलाव और कब कैसे दिखाई देगा। चलिए सर, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।